राम राम साथियों, स्वागत नमस्कार। बाकी सब अपने हिसाब से देख लेना आप लोग, डॉट 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 जो भी गुड मॉर्निंग सब है ना। चलिए सब बिना देर करे अपन डायरेक्ट बात करते हैं साथियों। आरपीसी सेकंड ग्रेड मैथ 2024 के लिए अपन जो पढ़ रहे हैं मैथ्स के अंदर संस्कृत शिक्षा विभाग का, आज हम बात करेंगे 2022 के पेपर सॉल्यूशन की। जो हमारा 30 डे मैथ्स चैलेंज चल रहा है उसके अंदर अपन ने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की बात करी है। 13 तारीख तक यानी 13 टॉपिक्स पे मैं चर्चा कर चुका हूं। और आज हम, क्योंकि काफी ज्यादा डिमांड थी कि सर संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पेपर है उसको भी सोल्व कराओ, तो आज हम 5 के बजाय 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। और अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, आप लोग साथ दोगे, तो अपन क्वेश्चंस की संख्या और बढ़ा देंगे। और आप कमेंट करो जो भी आपको पढ़ना है। 2022 के लिए पेपर के लिए कमेंट काफी थे, व्हाट्सएप पे मैसेज, अपने ऐप के ऊपर चैट में मैसेज आ रहा था, इसीलिए मैं आज ये पेपर सॉल्यूशन लेकर आया हूं। साथियों, इतना आसान किसी ने नहीं समझाया होगा, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। हो सकता है आपको पेपर सॉल्यूशन कहीं भी मिल जाए, लेकिन जितना आसान मैं बताऊंगा उतना आसान किसी ने नहीं समझाया, ये मेरी 100% गारंटी है। ओके साथियों, तो सेकंड ग्रेड 2024, चाहे वो संस्कृत शिक्षा विभाग हो चाहे वो सामान्य शिक्षा विभाग हो, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे 2022 के पेपर सॉल्यूशन की, जो संस्कृत शिक्षा विभाग में आया है। चलिए तो बिना देर करे शुरू करते हैं तैयारी जीत की। आप कमेंट में मुझसे सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल पूछोगे तो जवाब जरूर मिलेगा। पहला प्रश्न है आपके मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से, यदि ए और बी 3x2 क्रम के अवयव है, यानी ए बी 3x2 का मैट्रिक्स है और बी भी 3x2 की मैट्रिक्स है, जबकि सी 2x3 क्रम का अवयव है, तो निम्न अवयव में कौन सा परिभाषित नहीं है, ये पूछ रहे। ठीक है, अच्छा, जैसे अगर हमें पता है कि अगर m क्रॉस n की मैट्रिक्स हो और उसका अगर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए, परिवर्ती कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगी, n क्रॉस m की मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, चलो एक का क्रम क्या है, तो हमारे पास में जो एक का क्रम है वो है 3x2, तो ए ट्रांसपोर्ट का क्रम क्या हो जाएगा, 2x3। और इसमें अगर मैं सी जोड़ दूं तो सी का क्रम भी क्या है, 2x3। अगर क्रम सेम हो तो वो जुड़ सकते हैं, यानी कि ए ट्रांसपोर्ट प्लस सी जो है वो परिभाषित है। ये तो परिभाषित है। बी प्लस सी का ट्रांसपोर्ट, अच्छा बी का क्या है, हमारे पास क्रम, तो बी का क्रम है साथियों 3x2, और सी के ट्रांसपोर्ट का क्या हो जाएगा, 2x3 का उल्टा, यानी कि 3x2। तो इनका भी एडिशन संभव है, यानी कि ये भी संभव है। ए का ट्रांसपोर्ट, देखिए ए का ट्रांसपोर्ट का क्रम क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2x3, और साथ में जोड़ना है बी का है 3x2। ये आपस में जुड़ेंगे क्या, तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि परिभाषित नहीं है। ए ट्रांसपोर्ट और बी ट्रांसपोर्ट, ए का क्रम 3x2 है, बी का भी 3x2, तो इनके ट्रांसपोर्ट का क्रम क्या हो जाएगा, 2x3, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए बहुत बहुत ज्यादा आसान है, आपको ये सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा यार, क्रम ही तो देखना है केवल। अगला प्रश्न है, ऑप्शन चेक मेथड से अपन ने सोल्व कर लिया। ये कह रहा है कि अगर x+1 3 5 2 x+2 5 2 3 x+4 बराबर 0, तो x के मान बराबर है। या तो आप इसको सोल्व करो, जो कि हमने, जो हमारा ऐप है ना, अपना जो द जेकेएम थ्योरी ऐप है ना, उसमें जो अपन आंसर की लेके आ रहे हैं, आंसर सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, उसमें मैंने इसको कंप्लीट सोल्व करके भी बताया है। 90% डिस्काउंट चल रहे हैं, आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहां पे मैं आपको ऑप्शन चेक मेथड बताता हूं, वहां मैंने दोनों बताए हैं, यहां मैं आपको ऑप्शन चेक यानी शॉर्टकट मेथड बताता हूं। देखो सिंपल सी बात है, हमें पता है कि किसी भी सारणी के अंदर अगर दो या तो पंक्तियां, यानी 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ अगर बराबर हो जाए, तो उस सारणी का, उस डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उस डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। चलिए तो यहां पे अपन ऐसा कौन सा मान रखिए कि ये सब बराबर हो जाए। तो देखो x का मान अगर मैं 1 रखता हूं, है ना, अगर x = 1 रखता हूं, तो सारणी क्या हो जाएगी हमारी, ये 2 2 2 3 3 3 और 5 5 5। हमें तो 2 ही चाहिए थी बराबर, यहां तो तीनों बराबर आ गई, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब इसका एक आंसर तो 1 है, यानी ये -1 वाले तो दोनों पॉसिबल नहीं है। अब बचे दोनों में से कोई सा भी एक मान रख दो,
आपका आंसर 100% आएगा, क्योंकि अगर 0 आ गया तो वो हल है, नहीं आया तो दूसरा वाला है। सरल सी बात है। चलिए तो अपन क्या करते हैं, -9 रखते हैं ताकि थोड़ा वैल्यू छोटा आ जाए, है ना। x बराबर -9 रखेंगे तो हो गया -9 + 1 यानी कि 8, 2 2, तो ये हो गया 9 3, -9 + 2 यानी कि ये माइनस का 8 है ना, -9 + 2 यानी कि -7, 3 5 5, -9 + 4 यानी कि -5। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, अगर मैं इस C1 के अंदर तीनों को आपस में जोड़ दूं, अगर तीनों को जोड़ देता हूं तो क्या होगा भाई, यहाँ पे -8 में 8 जुड़ जाएगा 0, 2 में 2 और 5 7, -7 0, 3 और 2 और 3 5, -5 0, ये हो गया। बाकी सबका कोई लेना देना नहीं है अपने को। और हमें पता है कि अगर किसी भी सारणिक में एक पूरे पंक्ति या स्तंभ 0 हो तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0। इसका मतलब x बराबर -9 और x बराबर 1 इसके क्या हो जाएंगे, दोनों आंसर हो जाएंगे। सोल्व हो गया, हमारा काम हो गया, ठीक है ना। तो x बराबर 1 तो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, वो साफ दिख रहा है। 2 ऑप्शन तो गए और 2 ऑप्शन इतना सा किया, चुटकी बजाई आंसर आ गए। सामान्य शिक्षा विभाग का 2022 का पेपर कठिन था, ये पेपर सामान्य पेपर है, तो मजा आएगा सोल्व करने में। जुड़े रहिए साथ में। 8:15 पे रोज शाम को क्लास आ रही है, अपने दोस्तों को बता दो, परिवार में सबको बता दो, और क्लास रेगुलर रखो। वैकेंसी नहीं है तो पढ़ ही नहीं रहे आप। संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम है दिसंबर में, एग्जाम देके देखो, क्या पता सिलेक्शन हो जाए। कहीं अपने को नौकरी चाहिए सबसे पहले, किसी में भी चाहिए। चलिए a दे रखा है a² - k और माइनस का i2, तो k बराबर है। अच्छा a² निकालना आपको आता है, तो a² का मतलब हो गया a × a, क्योंकि है 1 2 2 3, 1 2 2 3। कैसे करते हैं, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ पे रखेंगे, तो ये हो गया 1 + 2 दूनी 4, ये हो गया 2 + 2 तिया 6, ये हो गया 2 × 2 + 6, 2 दूनी 4 + 3 3 9। ये हमारे पास a² बराबर क्या आया, हमारे पास 5 8, ये भी हमारा 8, और ये आया 9 और 5 13। ठीक है। अब देखो यहाँ पे a² - k - i2, a² तो ये रहा, -k है ना, तो यहां लिख लेते अपन वापस a² - k और माइनस का i2 बराबर 0। इसको पूरे को मैं लिखूं तो देखो ये हो गया 5 8 8 13, -k, तो कैसे गुणा कर देते हैं एक को डायरेक्ट, तो k 2k 2k 3k और -i2 का मतलब 1 0 0 1 और 0 मैट्रिक्स यानी 0 0 0 0। ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पे k का मान पूछा है और 4 आंसर दे रखे, इसका मतलब चारों में से एक होगा। हाँ ये ऐसे कहता कि यार यहाँ पे दे रखा होगा एक विद्यमान नहीं है, एक विद्यमान नहीं है या एक इसका आंसर नहीं है, तब तो अपने को चारों को सोल्व करके देखना पड़ता, लेकिन चारों में से एक आंसर होगा। इसका मतलब जहां पे k है तो k सब में आएगा पहली पंक्ति में, तो किसी भी एक अवयव को सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से हो गया 5 - k - 1 बराबर 0, ये हो गया 4 - k बराबर 0, तो k का मान कितना आ गया 4, हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट। एग्जाम में देखो आप कितना आसान कर लोगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करा है, क्योंकि मैंने कहा ना कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी समझ में आना चाहिए। वरना आपको करना क्या है, इस पहले पद को निकालना आपको तो पहले पद के लिए क्या करोगे आप, आपको पहली पंक्ति को पहले स्तंभ पे रखना है, यानी 1 2 को 1 2 पे रखना है, तो 1 × 1 और 2 दूनी 4 यानी 5 हो गया, तो आपका 5 -k यानी k × 1 यानी -k और -1। तो डायरेक्ट आप यहां से इस प्रश्न को सोल्व कर सकते थे एग्जाम में, तो लेकिन समझाने के लिए मैंने इतना कराया है। अगला प्रश्न आपका, ठीक है ना, ये मोबाइल ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हो आप लोग, इसको मैं हटा देता हूं। चलो ताकि प्रश्न पे ध्यान दे, अपन थोड़ी देर प्रचार प्रसार पे ध्यान नहीं देते है ना, हालांकि प्रचार प्रसार करना गलत नहीं है, ठीक है ना, मेहनत अपन उसी के लिए कर रहे हैं। ठीक है। चलिए k का मान जिसके लिए निम्न समीकरण निकाय अनिरर्थक हल है, तो अनिरर्थक हल कब होगा, जब सारणिक का मान 0 हो जाएगा। सारणिक यानी ये हो गया हमारा x का मतलब x का गुणांक हो गया 1, ये हमारा k, ये हमारा 2, ये हमारा k, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 3, ये हमारा 2, ये हमारा 4 बराबर 0। ठीक है। तो यहां पे अपन को क्या करना है, सोल्व करना है बस। चलो कैसे सोल्व कर सकते हैं अपन इसको, तो डायरेक्ट सोल्व करो। ठीक है, किसी भी एक के सापेक्ष डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं अपन। ठीक है। तो यहाँ पे ये 1
2 चौके 8 -6 माइनस के 4 के माइनस 2 दूनी 4 और प्लस का 3 3 के -4 3 के -4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस ये हो गया 4k² माइनस माइनस प्लस 4k प्लस का 9k -12 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा माइनस का 4k² 9 और 4 प्लस का 13k और ये माइनस का 10 बराबर 0। तो माइनस हटा देते हैं 4k² माइनस 13k और प्लस का 10 बराबर 0। ठीक है, क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट द्विघाती सूत्र से सोल्व करो। k बराबर माइनस बी, तो माइनस माइनस 13 यानी कि प्लस का 13 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² यानी कि 169 माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए का मान 4 16 इंटू 10 160 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 4 यानी कि 8। तो क्या आया हमारे पास, ये आया हमारे पास 13 प्लस माइनस 169 में से 160 जाएगा 9, 9 का अंडर रूट 3 बटा 8। तो एक बार तो ले लो आप पॉजिटिव और एक बार ले लो आप नेगेटिव। पॉजिटिव लोगे तो 13 और 3 16 बटा 8 यानी कि आंसर आया हमारे पास 2। नेगेटिव लोगे तो 13 माइनस 3 यानी कि 10 बटा 8 यानी हमारा आंसर आएगा 5 बटा 4। तो 2 और 5 बटा 4 कहाँ है, ये रहा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया। बस चुटकी बजाई और अपना काम खत्म, सोल्व हो गया क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे है साथियों। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, देखो हम क्वेश्चन में करा रहा हूं, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे हैं जो रेगुलर पढ़ भी रहे, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको आप टीच करो। एक चीज ध्यान रखना, 6 महीने के लिए अपने आप को बंद कर लो, मैंने पहले भी कहा 7-8 घंटे की पढ़ाई से भी कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना एग्जाम टाइम में, अभी आप 7-8 घंटे की पढ़ाई करोगे तब एग्जाम टाइम में आपको स्टडी बढ़ानी पड़ेगी। अभी से पढ़ना शुरू कर दो अगर तैयारी चाहिए तो। वैकेंसी आएगी कब आएगी, रेगुलर यही सर्च करते हो लेटेस्ट न्यूज, अरे जब वैकेंसी आएगी ना तब मौका नहीं मिलेगा तैयारी का, फिर कहोगे सर ट्रेंड चलाते हैं कि अपन तारीख आगे बढ़ाते हैं एग्जाम डेट ना। अभी से तैयारी कर लो, जब एग्जाम आए ना फोड़ के रख देना पेपर को, चाहे पेपर वाले को भी फोड़ देना है ना, लेकिन अपनी कलम से, ऐसा नहीं है जाके घर जाके माता फोड़िया हो। चलो px जो है इस x का एक घात समुच्चय है। घात समुच्चय क्या होता है कि जो हमारा p है यानी x है, x के सभी अवयवों का जो समुच्चय है यानी सेट है, सारे एलिमेंट को मिलाकर जो हम सेट बनाएंगे वो हमारा पावर सेट हो जाएगा यानी घात समुच्चय हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है। तो px जो है 5, अच्छा 5 बिलोंग करेगा, 5 यानी कि रिक्त है, तो रिक्त तो बिल्कुल बिलोंग करेगा, तो ये तो हमारा पास में सही है। समुच्चय 5 इसका भी एक सेट हो जाएगा। 5 का सेट देखो समझो, हमारे पास 5 तो बिलोंग करेगा ही करेगा, इस 5 का समुच्चय क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये भी बिलोंग करेगा, और इस 5 का समुच्चय यानी ये जो 5 हमारा दे रखा था x में, इसका पावर सेट ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है 0, जबकि 0 का समुच्चय लेना था यानी ये लेना है, तो ये तो बिलोंग करेगा px में, लेकिन 0 अवयव है, यहाँ पे एलिमेंट है, जबकि अवयव का सेट होता है, यानी ये हमारा गलत कथन है। तो बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ही किंग है, इस चीज का ध्यान रखो। मैथ्स के अंदर कॉन्सेप्ट पता है क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, बहुत जल्दी सेकंड ग्रेड का कोर्स लेके आ रहे हैं अपन, जिसमें कॉन्सेप्ट किंग है ना, ये मैं साबित करके रख दूंगा। 2024 के अंदर सबसे ज्यादा सिलेक्शन परसेंटेज के आधार पे, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट इतने जुड़े हुए नहीं अपने से, लेकिन परसेंटेज के आधार पे 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन अपने होंगे। आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूं मैं, आज तक मैंने ओवरऑल 3 से 4 स्टूडेंट को 3 से 4,000 स्टूडेंट को ऑफलाइन पढ़ाया होगा, उनमें से कम भी 200 से 250 व्यक्तियों से भी ज्यादा अभी वर्तमान में गवर्नमेंट जॉब पर है, जिसमें काफी सारे तो ऐसे हैं जो मेरे खुद के ब्लॉक में आसपास में टीचर है, जो मुझे भी नहीं पता होता है। जब वो मिलते हैं, अरे सर यार आपसे पढ़ा हुआ हूँ यार, उस कंपटीशन क्लासेस में पढ़ता था सर, आपके घर पे पढ़ने आता था, और काफी सारे मैसेज आते व्हाट्सएप, अरे यार सर आपका वो कोर्स लिया था। सिंपल सी बात है, 2018 जो 2000 ये अपना जो 22 जो रीट का पेपर हुआ था, उसके अंदर टॉप 10 जो रैंक थी उसमें भी अपने स्टूडेंट थे। ठीक है ना, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करता, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, स्टूडेंट की तारीफ कर रहा हूँ कि वो लोग मुझसे जुड़े और लगातार कंटिन्यू मेहनत करिए। आप लोग भी जुड़ो और कंटिन्यू मेहनत करो। बाकी हाँ पढ़ लिया आगे चले गए तो उससे कुछ होने वाला नहीं है भैया। सिलेक्शन चाहिए तो लगातार पढ़ना पड़ेगा। तो जेकेएम के साथ लगातार जुड़े रहो तभी सिलेक्शन होगा। डी मॉर्गन नियम क्या कहता है भैया,
ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं है। अच्छा, ए यूनियन ए, तो ए यूनियन ये क्या हो जाएगा, तो ए यूनियन ए, तो ये तो खुद ही ए होता है और उसका लेना है अपने को डेस, क्योंकि बिल्कुल डेस हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा अपने पास में, ठीक है ना। तो ए यूनियन ए का जो कॉम्प्लीमेंट्री अपन लेंगे, कॉम्प्लीमेंट, तो पहला ऑप्शन तो डी मॉर्गन नियम है। दूसरे की बात करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी का डेस। अब देखो हमें पता है कि ए यूनियन बी का नियम अपन ने पढ़ा हुआ डेस, तो ये पता है कि जब डेस यानी कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। अब अगर यहाँ पे सी भी आ गया अपने पास में, अगर अपने पास में यहाँ पे सी भी आ गया कि ए यूनियन बी यूनियन सी का डेस, तो क्या होगा, यहाँ पे भी सी आ जाएगा। इसका मतलब ये भी हमारे पास में डी मॉर्गन नियम है। तीसरे की बात करते हैं, इंटरसेक्शन का डेस यूनियन हो जाएगा, ये भी डी मॉर्गन नियम, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, देखो समझो, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब यूनियन का डेस यूनियन थोड़ी हो जाएगा यार, ए यूनियन बी का डेस करेंगे तो ए डेस यूनियन बी डेस थोड़ी हो जाएगा। और देखो जिस बंदे को कॉन्सेप्ट भी नहीं पता ना, जो सिर्फ तुक्का लगाएगा वो भी इसको सही करेगा। कैसे, यूनियन का डेस इंटरसेक्शन हो रहा है, इंटरसेक्शन का डेस यूनियन हो रहा है, जबकि यूनियन का यूनियन नहीं, तो इनमें से दो तो एक जैसे हैं, तीसरा नहीं है, इसका मतलब आंसर ये हो जाएगा। तो एक चीज देखो, हमेशा जितना सिंपल रखोगे अपने आप को, जितना सिंपलिसिटी में क्वेश्चन सोल्व करोगे, उतने ही ज्यादा क्वेश्चन सोल्व होंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। चलो बात करते हैं अपन किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं साई और नीटा के लिए एक संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित है कि साई रिलेशन नीटा जो है वो क्या दे रखा है हमें, साइन स्क्वायर ईटा प्लस साइन स्क्वायर साई प्लस कोस स्क्वायर नीटा इक्वल टू 1। अब हमें पहली बात तो एक चीज समझो, इसका शॉर्ट भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले समझना जरूरी है भैया, ठीक है ना। अच्छा, ये साई और ईटा है, यहाँ पे मैं इसकी जगह ए बी लेके सो बार बार लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, ए बी लिख के सोल्व करते हैं ना। अब देखो ए का रिलेशन ए के साथ होगा क्या, मैं करूं अगर ये यहाँ पे, अगर इसकी जगह मैं ए ले लेता हूँ ना, तो ए रिलेशन ए होगा या नहीं होगा, इसमें मैं यहाँ पे ए रखूं तो साइन स्क्वायर ये हो जाएगा ए प्लस कोस स्क्वायर ए, यही होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है अपन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सर्वसम्मिका है अपनी, इनइक्वालिटीज है, हमारा ऑप्शन हो गया। यानी कि ये क्या है, एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। सममित के लिए क्या करें भाई, ए रिलेशन जो है बी अगर हो तो बी रिलेशन ए होना चाहिए, इसका मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे बी रिलेशन ए बी होना चाहिए। अच्छा, कैसे सोल्व कर सकते हैं आप इसको, तो एक सिंपल सी बात है, हमें पता है कि भाई यहां से अगर मैं देखूं तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं ना, तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1, एक और एक तो हो गया 2 माइनस, इसको पहले लिख देता हूं मैं साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अच्छा, इस पूरे को उधर ले जाता हूं मैं ना, ये मैंने कॉमन ले लिया, इस पूरे को उधर ले जाऊं, 1 को उधर ले आऊं, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए, ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव, और 1 इधर आएगा तो 2 में से 1 गया तो क्या आ गया, 1 ही हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब देखो, जब ए रिलेशन बी था तो उससे अपन ने क्या लिया है, बी रिलेशन ए लेके आ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सममित भी है, सममित है। अच्छा देखो, अब अगर बात करते हैं कि अगर ए रिलेशन बी हो और बी रिलेशन सी हो, और अगर ए रिलेशन सी आ जाए तो वो संक्रामक होगा, तो यहां से देखो ए रिलेशन बी का मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी, बी रिलेशन सी का मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी। अच्छा, इन दोनों को मैं आपस में जोड़ देता हूं, बराबर 1 है तो बराबर 1 प्लस बराबर 1 2 हो जाएगा, यही होगा ना। देखो इसका रिलेशन निकाला अपन ने, साइन स्क्वायर ए प्लस ये समीकरण 1 ये लिख दिया अपन ने, इसका रिलेशन निकाला अपन ने, हमारे पास साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी हो जाएगा, और जब अपन ने दोनों को जोड़ा तो दोनों बराबर में क्योंकि 1 है, तो यहां देखो कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ये क्या हो जाएगा 1, तो क्या आया हमारे पास में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर सी प्लस 1 बराबर 2, ये उधर जाएगा तो हो गया मेरे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर सी इक्वल टू 1, यानी कि क्या आ गया ए रिलेशन सी।
यानी कि ए का बी के साथ, बी का सी के साथ है तो ए का सी के साथ भी है, तो ये क्या हो गया, संक्रामक भी हो गया। जब कोई फलन स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो तो वो कौन सा फलन होता है, तुल्यता संबंध होता है। ये तो है डिटेल्ड सॉल्यूशन। दूसरी एक बात साथियों, बीच में अगर समीकरण में बराबर आ गया, अगर बराबर आ गया, बड़ा छोटा कोई चिन्ह नहीं आया, केवल बराबर आ गया, त्रिकोणमितीय फलन दे रखा है, डायरेक्ट आंसर होगा तुल्यता। चेप देना, डायरेक्ट चेप देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपना आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपन साथियों। अगला प्रश्न है हमारा कि वास्तविक फलन fx जो है वो हमें दे रखा है x और mod x, जहां ये कह रहा है महत्तम पूर्णांक फलन है, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो परिसर क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपना सीधा सा काम कर सकते हैं कि अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखें। तो सबसे पहले 0 से 2 के लिए अपन क्या करते हैं, इनके बीच की कोई वैल्यू ले लेते हैं। जैसे अपन ने ले लिया 1.8, ठीक है, वो रखते हैं तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x बराबर 1.8 और 1.8। तो महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है भाई, कि अपने को इसमें जो पूरा पूरा पूर्णांक है वो लेना है बस, ठीक है ना, यानी कि 1 हो गया तो हमारा 1.8, जो कि इस परिसर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है। इसके बाद करते देखो, इसको देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो, इस बड़े कोष्टक का मतलब क्या है भाई, 2 भी इंक्लूड है, 2 रख के देखा तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2 अपॉन मोड 2 क्या हो जाएगा अपने पास में, ये 2 अपॉन मोड 2 का मतलब क्या हो गया 1, यानी ये 1 आया, ठीक है। 2 अपॉन मोड 2 जो है हमारे पास क्या आया, 1 आया। तो यहाँ कभी 2 आएगा क्या, तो ये 2 कभी भी नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये हमारा फंक्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब तीसरा अपना आंसर नहीं है। 2 से इन्फिनिटी वाला 2 से बड़ा ले लो आप। अब 2 से बड़ा का मतलब जैसे अपन ने ले लिया है 2.8, तो ये भी क्या हो गया अपना 2.8 हो गया, यानी कि 2.8 अपॉन 2 जो कि 1.4 हो गया। तो 1.4 देखो 2 से तो छोटा है बेचारा, इसके बीच में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। r माइनस 0 से 1, इसका मतलब 0 से 1 के अलावा सारे, तो नेगेटिव लेके देख लो, तो नेगेटिव लेके दे पे अपन तो -1.8 और -1.8 रखते हैं, ये हो गया माइनस का 1.8 बटा, इसका जब नेगेटिव होता है तो अगला नंबर यानी -2 है ना रेखा पे, तो -2, माइनस से तो माइनस कट गया, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.9, ठीक है, 0.9 आ रहा है, जो कि इसके बीच में है क्या, नहीं है, ठीक है। तो और नेगेटिव भी नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन यानी कि 0 से 2 इसका परिसर हो जाएगा। ओके साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। समुच्चय आर में परिभाषित निम्न में से कौन सा फलन एक ही नहीं है, ये बोल रहे हैं। अब देखो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, चलो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि इनका ग्राफ हमें पता होना चाहिए। कैसे, देखो अगर मैं इसको भी बटा 2 कर दूं और इसको भी बटा कर 2 कर दूं, ये किसका ग्राफ है, ये है साइन हाइपरबोला एक्स का, ये किसका ग्राफ है, कोस हाइपरबोला एक्स का, आपस में भाग देते तो ये किसका ग्राफ है, टेन हाइपरबोला एक्स का और e⁻⁻2x, ठीक है। तो साइन हाइपरबोला एक्स का ग्राफ कैसे बनता है भैया, और तो साइन हाइपरबोला एक्स का ग्राफ कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए। देखो अगर आपको ग्राफ पता है आपको सोल्व नहीं करना पड़ेगा, कितने आंसर आ रहे हैं, केवल और केवल 1, एक आंसर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ही फलन है। पेन चेंज कर लेते हैं। अच्छा, कोस हाइपरबोलिक एक्स का जो है ग्राफ, कोस हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ कैसे होगा तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा पहले अपन टेन वाला देख लेते हैं, तो टेन वाले का ग्राफ कैसे होगा, ठीक है। तो टेन वाले का ग्राफ है ना जो वो साइन हाइपरबोलिक के जैसे ही होता है, बस ये कि ये 1 से आता है और 1 से, यानी y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू -1 तक चलता है और ये अपने ऊपर तक जाता है ना, तो लगभग सेम है। तो यहाँ पे भी कौन सा फलन है, एक ही, क्योंकि एक ही बार आ रहा है, ठीक है। कोस हाइपरबोलिक एक्स का जो ग्राफ है वो कैसा होता है, ऐसा, जहां पे ये होता है 0 से लेके 1। जब हम एक्स के समांतर कोई रेखा खींचेंगे तो इसमें कितने आंसर हो जाएंगे, एक येरा और एक येरा 2। तो ये कौन सा फलन है, ये है बहुएकी फलन। कौन सा फलन है, बहुएकी फलन है ये, इसका मतलब ये एक ही है क्या, नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये कोस e⁻⁻2x का जो ग्राफ है
वो क्या होगा, वो होगा हमारा ये। इसमें भी एक्स के सापेक्ष कोई सी भी एक रेखा खींचे, कहीं भी खींचू, यहाँ खींचू तो भी एक ही आंसर आएगा, यहाँ खींचू तो भी एक ही आंसर आएगा, ठीक है ना। सबके अंदर ऐसा ही है, केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा, तो बाकी सब तो एक एक ही है, जबकि ये एक एक ही नहीं है। तो ग्राफ पता है तो चुटकी बजाई क्वेश्चन सॉल्व, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आपको। अगला प्रश्न है, इसका डिटेल सॉल्यूशन जो है ना वो भी अपन करवाएंगे ना ऐप के अंदर। अपना समीकरण साइन एक्स और साइन 2x के अंतराल में -π/2 तथा π/2 के मध्य विद्यमान फलों की संख्या। अब ये भी देखो सरल सी बात, ग्राफ देखो आप इसका भी, ये हो गया अपना -π/2, यहाँ π/2 ले लेते हैं, -π ले लेते हैं, ये हमारा 0, ये हमारा π/2, यहाँ ले लेते हैं अपन π। अच्छा साइन एक्स का ग्राफ क्या है भाई, ठीक है ना। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, -π से चलता है, π/2 पे आता है, फिर घूमता है पाई पे आता है और -π पे चला जाता है, ठीक है। हमें कहां से कहां तक चाहिए, हमें यहां से लेके यहां तक का ग्राफ चाहिए। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ना, चलो हमें सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक का ग्राफ चाहिए, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम बात करें 2x वाला ग्राफ, तो वो क्या होगा, कहां से आएगा वो ग्राफ, तो वो ग्राफ थोड़ा आगे से है ना, यहां से आएगा, ठीक है ना, यही होगा, ठीक है। तो यहां से आएगा, अंदर घूमेगा और अंदर आएगा और वापस सॉरी अंदर आएगा, यहां आएगा और वापस इस प्रकार से आगे चला जाएगा ना, ठीक है। ये थोड़ा ग्राफ सही नहीं बन रहा, थोड़ा ऐसे है ना, इस प्रकार से। तो कितने आंसर हुए, 1 2 और 3 जगह काट रहा था, इसके आंसर क्या हो जाएंगे 3। ये तो ग्राफ वाला सिस्टम। अगर हमें ग्राफ वाला नहीं करना तो क्या करें भाई, सॉल्व कर लो। साइन एक्स बराबर हो गया साइन 2x, इधर ले आते हैं, तो साइन एक्स माइनस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x बराबर 0। अच्छा यहाँ से साइन एक्स कॉमन ले लेते, क्या बचेगा 1 - 2 cos x बराबर 0। तो एक तो हो गया हमारा साइन x बराबर 0 और एक हो गया हमारा 1 - 2 cos x बराबर 0, यानी कि cos x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो देखो कहाँ रेंज क्या है, -π/2 से π/2, इस रेंज की बात हो रही है। तो 0 कब कब होता है, x की वैल्यू, तो x का मान अगर 0 है, अगर x का मान 0 है तो साइन का मान 0 होगा, एक आंसर तो हमारा ये हो गया। इसके अलावा हमें पता है कि 60 डिग्री थीटा बराबर, यानी कि π/3 पे एक आंसर होता है इसका। अच्छा कोस ऑफ थीटा माइनस थीटा जो करते हैं बने, यानी कि माइनस का 60 डिग्री, यानी कि माइनस का π/3, इस पे भी वैल्यू सेम ही होगी, जो कि 1/2 होगा, इस पे भी 1/2 होगा, इस पे 0 होगा। इसका मतलब इसके आंसर कितने हो गए, 3 हो गए। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके साथियों, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन है संस्कृत डिपार्टमेंट का, जो 2022 का पेपर है उसके। और आप लोगों को इसके आगे की यानी 11 से 20 के भी प्रश्न चाहिए, तो आज ही इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सको उतने ज्यादा शेयर करो साथियों। कम से कम भी 30 से 40 लाइक बोल रहा हूं मैं, व्यूज नहीं बोल रहा, 30 से 40 लाइक और कम से कम भी 10 से 15 कमेंट आपके होने चाहिए कि सर इसको और आगे कराओ, इसके ज्यादा क्वेश्चन लेके आओ। मैं आप लोगों के लिए इसके ज्यादा क्वेश्चन लेके आऊंगा, पूरा का पूरा पेपर सोल्व आपको मैं ये यूट्यूब पे करा दूंगा। और आपको इसकी पीडीएफ सॉल्यूशन, हैंड राइटिंग नोट्स या फिर इसका डिस्क्रिप्ट मतलब कंप्लीटली फुल सॉल्यूशन चाहिए, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन, शॉर्ट ट्रिक सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो आपको द JKM थ्योरी ऐप पे आना ही पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो इस कोर्स को। मात्र 199 रुपए का कोर्स है। कारण सिर्फ इतना सा है, अभी वर्तमान में उसमें सिर्फ और सिर्फ 2022 का पेपर है सामान्य शिक्षा का, 2018 का पेपर 3-4 दिन के अंदर अपलोड कर दिया जाएगा, कंप्लीट हो चुका है, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। और उसके बाद में 2016 2013 संस्कृत डिपार्टमेंट की रिकॉर्डिंग भी चल गई है। इसका मतलब ये मैंने वादा नहीं किया, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि उसी कोर्स में आपको मैं अवेलेबल करा दूं। अगर उसी कोर्स में ये जिस दिन मैंने डाल दिया 999 रुपए का ये कोर्स हो जाएगा। तो अभी जो ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर लो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग रेगुलर अपनी क्लास देख रहे हो, रेगुलर अपने से जुड़े हुए हैं। तो जो रेगुलर जुड़ा हुआ है, मेरी कोशिश है कि उनको ये 199 में रुपीज में मिल जाए। वरना मेरी टीम तो है वो चाहती है सर अभी आप तो 99 कर दो, 999। मैं कहा नहीं, अभी नहीं, अभी उन लोगों को जुड़ने दो जो शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं अपने को। ओके साथियों, वीडियो पसंद आया लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो,
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन पे क्लिक कर लो और प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास ले सकूं। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं कल रात को 8:15 पे।